नमस्कार। स्टोरी टाइम के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ प्रेरणा। आज लेकर आई हूँ भारत की एक प्रसिद्ध लोक कथा, बहुत ही रोचक, बहुत ही मनोरंजक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है चतुर सुनार। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे अपने बुद्धिमान होने का बड़ा घमंड था। उसका विश्वास था कि पूरे राज्य में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसे धोखा देकर साफ निकल जाए। एक दिन ये बात उसने अपने मंत्रियों से कही। सभी ने हामी भर दी सिवाय एक के। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या तुम नहीं मानते कि मुझे धोखा देना नामुमकिन है? नहीं महाराज, मैं नहीं मानता, मंत्री ने कहा। हो सकता है यह बात औरों पर लागू होती हो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कुछ सुनार अपने ग्राहकों के साथ धोखा करते हैं, हमारे अपने राज्य में भी। मैं नहीं मानता, राजा बोला। मैं सभी सुनारों को बुलाऊंगा और उनसे खुद बात करूंगा। पर महाराज, अगर यह बात सच भी है तो क्या वे लोग स्वीकार कर लेंगे? बाकी मंत्रियों ने प्रश्न किया। आप लोग चिंता न करें, मैं उनसे निपट लूंगा, राजा बोला। अगली सुबह ही राजा ने राज्य के सभी सुनारों को बुला भेजा। आदेश के अनुसार सारे सुनार दरबार में आ पहुंचे। सभी लोग हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है, राजा ने हम सबको क्यों बुलाया है। एक ने पूछा, क्या राजपरिवार में किसी विवाह या राज्याभिषेक की अकस्मात तैयारियां हो रही है? हो सकता है रानियां अपने पुराने गहनों से ऊब गई हो और उन्हें तुड़वाकर नए गहने बनवाना चाहती हो, दूसरे ने जवाब दिया। तीसरा सुनार बोला, नहीं, रानियां तो हमें स्वयं ही बुलाती हैं। ये मामला तो महाराज से जुड़ा मालूम होता है। मेरे विचार से महाराज पड़ोसी राज्य को कुछ खास तोहफे भेजना चाहते हैं और कुछ गहने बनवाने में जल्दी कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, एक और सुनार बोला। इस तरह अनुमान लगाने से कोई फायदा नहीं है, मदन, जो सुनारों में सबसे छोटा था, वो बोला। महाराज स्वयं ही बता देंगे कि बात क्या है। इतने में राजा कमरे में आए। मैंने आप लोगों से एक सीधा साधा प्रश्न पूछने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया है और मुझे आशा है कि आप सच बोलेंगे, राजा ने कहा। यदि मैं आपको कुछ बनाने के लिए थोड़ा सोना दूं, तो क्या आप मेरे जाने बिना उस सोने में से ज़रा सा भी सोना चोरी कर सकते हैं? और यदि आप यह काम किसी की निगरानी में करें तो भी क्या चोरी संभव है? कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा ने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा, बोलिए बोलिए। सुनार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सभी सुनार धीमे स्वर में बोले, जी हाँ महाराज, यदि हम सचमुच चाहें तो संभव है। अच्छा? राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आप लोग कितना सोना चोरी कर सकते हैं? हम चौथाई हिस्सा तक निकाल सकते हैं, कुछ सुनार बोले, और कुछ बोले हम आधा हिस्सा तक निकाल सकते हैं। और मदन बोला, और मैं चाहूँ तो पूरा ही सोना उड़ा सकता हूँ। राजा ने नज़र भर के उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, पर फिर भी तुम एक बार कोशिश करके देखो, राजा ने मदन से बोला। तुम रोज़ राजमहल आओगे, वहाँ मेरे दिए हुए वस्त्र पहनोगे, मैं तुम्हें सोना दूंगा और मेरी उपस्थिति में तुम गणपति की एक प्रतिमा बनाओगे। जब भी मैं बाहर जाऊंगा, मेरा अंगरक्षक तुम पर नज़र रखेगा। जब तुम घर लौटोगे तो सब कुछ पीछे छोड़ जाओगे और अपने पहने वस्त्र फिर से धारण करोगे और महल के बाहर कदम रखने से पहले फिर से तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। गणपति की प्रतिमा जब तक बना नहीं लेते, तब तक तुम्हारा यही दिनचर्या रहेगा। जी महाराज, मदन प्रसन्नतापूर्वक बोला। एक बार फिर सोच लो, क्या तुम ये कर पाओगे? राजा ने पूछा। जी महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं ये कर लूँगा, मदन ने कहा। अगर तुम अपने उद्देश्य में सफल हो गए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगा, राजा बोला। पर अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए देश निकाला दे दिया जाएगा।
जो आज्ञा महाराज, मदन फिर मुस्कुराते हुए बोला। पागल हो गए हो क्या मदन? दूसरे सुनार बोले। तुम जानते हो कि तुम ये काम नहीं कर सकते। तुम क्या, ऐसे कड़े पहरे में तो कोई भी नहीं कर सकता। पर मदन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं तो कर सकता हूँ। मदन अगले दिन सुबह सुबह ही महल पहुँच गया। उसने दूसरे कपड़े पहने, सोना और औजार लिए और काम शुरू कर दिया। राजा के पहरेदार दिन भर उसे घेरे रहते। अधिकतर राजा भी वहीं आसपास रहता। मदन अपना काम, सोना पिघलाना, तराशना, आकार देना आदि मन लगाकर करने लगा। अपने आसपास बैठे लोगों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिन भर की मेहनत के बाद अपने वस्त्र फिर से पहनता, राजा के आदमियों को सब सामान सौंपता और अपने घर की ओर बढ़ चलता। लेकिन घर पहुंचने पर वह एक अजीबोगरीब काम करता, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। मदन पीतल की हूबहू प्रतिमा बना रहा था, जिस पर देर रात तक वह काम करता था। ऐसा हर रोज़ होता। दिन भर रात सेवकों की कड़ी निगरानी में वह सोने का गणपति बनाता और रात की चुप्पी में पीतल की प्रतिमा, जिसमें कभी कभी उसकी बहन भी उसकी मदद किया करती थी। आखिरकार 7 दिन बाद दोनों मूर्तियां बनकर तैयार हो गई। 7वें दिन मदन ने गणपति की सोने की प्रतिमा उठाकर सबको दिखाई। राजा ने कहा, क्या यह पूरी हो गई है? बस महाराज, जरा सा काम बाकी है, मदन बोला। रात भर मूर्ति को ताजे दही में डुबोकर रखना होगा और अगली सुबह इसे चमकाऊंगा। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, राजा हैरान था। मैंने तो पहले कभी किसी को भी दही से मूर्ति चमकाते हुए नहीं सुना। यह मेरी खास तकनीक है, मदन ने कहा। क्या मुझे ताजे दही का एक बड़ा मटका मिल सकता है? ये भी अच्छी फरमाइश है, शाही पहरेदार मुंह बिचकाते हुए बोले। संध्या के समय ताज़ा दही कहाँ से आएगा? आमतौर पर लोग रात में दही जमाते हैं, जिससे कि वह सुबह तक तैयार हो जाए। तुम्हें दही चाहिए तो पहले वो क्यों नहीं बताया? सुबह बता देते, हम थोड़ा दही जमा कर रखते। अरे मैं बिल्कुल ही भूल गया था, मदन बोला। क्या बाजार से भी नहीं मिल सकता? तभी उन्होंने एक युवती को सिर पर बड़ा सा घड़ा लिए सड़क की ओर जाते देखा। तुम क्या बेच रही हो? पहरेदार जोर से चिल्लाया। ताज़ा दही, युवती बोली। आज मुझे घर से आने में देर हो गई, मेरा दही बिका ही नहीं, इसलिए अब वापस घर ले जा रही हूँ। रुको, राजा का नौकर बोला। इसे यहाँ लाओ, इसे हम खरीद लेंगे। भगवान का शुक्र है, मदन बोला। मुझे तो चिंता हो रही थी, सोच रहा था कि दही नहीं मिला तो फिर क्या करूँगा। लड़की दही का घड़ा लेकर आ गई। मैं पहले इसकी जांच करूँगा, मदन बोला। जाने पता नहीं अच्छा है कि नहीं है। मुझे जब तक इसके पैसे नहीं मिलेंगे ना, तब तक तो मैं हाथ भी नहीं लगाने दूंगी दही को। ताज़ा माल है, अगर तुमने ख़राब कर दिया तो आधे दाम पर भी नहीं बिकेगा, समझे? अच्छा अच्छा, ठीक है, हम इसे खरीद लेते हैं, मटके के अंदर झांकते हुए मदन बोला। ठीक ही लग रहा है। कहते हुए उसने गणपति की स्वर्ण प्रतिमा घड़े में डाल दी। राजा ने लड़की को सोने की अशर्फी दी। वह जाने ही वाली थी कि मदन ने उसे फिर आवाज़ दी। सुनो सुनो, रुको, मुझे ये दही अच्छा नहीं लग रहा, वह बोला। इसमें पानी ज़्यादा है और इससे मूर्ति में वो चमक नहीं आएगी जो मैं लाना चाहता हूँ। मैं कल सुबह ताज़ा दही लेकर अपना काम करूँगा। तुम ले जाओ अपना दही। और मैं क्या इस दही का अचार डालूँ? लड़की गुस्से में बोली। अब तो इसे कोई खरीदेगा भी नहीं। मदन ने मूर्ति निकालते हुए कहा, खाओ, फेंको, जो मन में आए करो, और खबरदार ज़्यादा बड़बड़ की तो। भूल गई, महाराज ने इस दही की कीमत दे दी है। लड़की ने घड़ा उठाया और मुंह से कुछ बड़बड़ाती हुई चली गई। अगले दिन मदन ने मूर्ति ताजे दही से चमकाई और राजा के हाथ में दे दी। राजा ने अपने स्वर्ण विशेषज्ञ को बुलवाया। इसे देखकर बताओ कि सुनार ने इसमें कितना सोना गायब किया है। विशेषज्ञ स्वर्णकार ने उसे जांचना शुरू किया। बार बार जांचने परखने के बाद भी उसके समझ में कुछ नहीं आया। अब राजा अधीर हो चला था। अरे बताओ भाई, क्या बात है? महाराज, इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है। हैं? ये कैसे हो सकता है? राजा एकदम हैरान था।
स्वयं मैंने इसे सारा सोना दिया और इसने मूर्ति भी मेरे सामने बनाई है। इसे कमरे में से एक भी वस्तु बाहर नहीं ले जाने दी गई है। यह सब तो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि ये मूर्ति खालिस पीतल की है। सोने का तो इसमें नामो निशान भी नहीं है। विशेषज्ञ बोला। ये तो कमाल हो गया। राजा चकित था। मैं न कहता था कि मैं कर सकता हूँ, मदन मुस्कुराते हुए बोला। आखिरकार राजा ने मदन से पूछा कि उसने यह चकमा दिया कैसे। महाराज, क्या आप वादा करते हैं कि मेरे सच बताने पर आप मुझे सजा नहीं देंगे? मदन ने पूछा। विश्वास रखो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, राजा ने कहा। फिर मदन ने सारी कहानी सुनाई। वो जो दही बेचने वाली लड़की थी ना, वो मेरी बहन थी, जो ठीक उसी वक्त वहाँ आ पहुँची थी। पीतल की प्रतिमा जो मैं रात में बनाता था, वो पहले से ही दही में छिपा दी गई थी। इसलिए जब वो लड़की महल में आई तो मैंने सोने की मूर्ति दही में डालकर पीतल की निकाल ली। कहानी सुनकर राजा पहले तो हैरान हुआ और फिर ठठाकर हंस पड़ा। भाई वाह, तुम तो बड़े होशियार निकले। तुमने तो हम सबको कैसा बुद्धू बना दिया। मैं मान ही नहीं सकता था कि कोई मेरी आंखों में भी धूल झोंक सकता है, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। वादे के मुताबिक मदन की शादी राजकुमारी से हो गई और राज्य का आधा भाग भी उसे दे दिया गया। राजा बनने के बाद मदन ने फिर कभी कोई चालबाजी नहीं की। कई वर्षों तक उसने प्रजा का स्नेह पाया और राज्य के श्रेष्ठतम राजाओं में उसका नाम गिना जाने लगा। तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने अपनों के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही रोचक, मनोरंजक, प्रेरणास्पद कहानियाँ जानने सुनने के लिए। अगली बार फिर से एक रोचक कहानी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।